Good morning, good morning, student. Today we are starting our new chapter, Effect of the British Rule in India. History part, chapter number 6. अब इसके पहले हमने जो दो लेसन पढ़े हिस्ट्री में, उस पर से हमको इतना तो समझ में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मर्चेंट्स थे वो यहाँ पर सिर्फ व्यापार कर रहे थे, उनका मोटिव सिर्फ ट्रेड था। पर जब उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि हमको यहाँ पर शासन करना है, पर उन्होंने जब यहाँ पर देखा कि यहाँ के राज्य रजवाड़े जो अंदर अंदर लड़ रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का फायदा उठाया और फायदा उठाकर धीरे धीरे उन्होंने क्या करा कि चलो शासन जो है अपना शुरू करें। तो उनका सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया था कि बैटल ऑफ प्लासी, एज वी नो द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर वाज द माइलस्टोन ऑफ ब्रिटिश रूल। बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर जो थी वो ब्रिटिश रूल के लिए माइलस्टोन साबित हुई थी। कैसे साबित हुई थी भाई? उस टाइम जो थे अपने ये मुगल एम्पायर्स जो थे वो अपना राज्य हार चुके थे ब्रिटिशरों के सामने, और अनफॉर्चुनेटली ब्रिटिशरों के हाथ में बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की सत्ता चली गई थी। इस वजह से उन्हें क्या मिले थे? दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स मीन्स लैंड रेवेन्यू वसूल करने के अधिकार, यानी भूमि कर वसूल करने का अधिकार मिला था। अब देखो, हमको पता है कि हमारे इंडिया जो है वो पहले से एग्रीकल्चर में ही आ गए हैं, तो उस टाइम जो थे सबसे ज़्यादा इनकम जो है वो लैंड से होती थी। हमारे इंडिया में जो फसल पहले से बहुत अच्छी होती थी। जब ब्रिटिशरों के हाथ में दीवानी राइट्स आ गए तो उनका इंटरफियर जो है हमारे भारत में ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने थोड़े इसमें चेंजेस लाए। मुगल्स के काल में तो क्या था, चलो वो लोग समझते थे कि आज इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई है तो थोड़ा जो रेवेन्यू है वो हम कम लेंगे या छोड़ेंगे। पर ब्रिटिशर जो थे वो ये बात नहीं समझते थे। उनका एक ही मोटिव था कि हमको कोई भी परिस्थितियों में हमारा रेवेन्यू चाहिए। तो ये रेवेन्यू जो है उसके लिए 1793 में एक लॉ बना, परमानेंट सेटलमेंट, और इस परमानेंट सेटलमेंट को लाने वाले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और ये कहाँ पर है? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, और एंड सम एरिया ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। नाउ अगेन क्वेश्चन आपको आएगा कि मैडम ये प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी यानी क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जहाँ ब्रिटिशरों के गवर्नर रहते थे जैसे कि बंगाल, मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, तो उन्हें प्रेसिडेंसी बोला जाता था। और ये यहाँ क्यों स्थायी हुए थे? आपको पता है कि ये लोग जो है वो ट्रेड करने आए थे, और ट्रेड जो होता था वो सी रूट से होता था। तो ये तीनों जो है हमारे इंडिया के बड़े बड़े पोर्ट हैं, तो इस वजह से जो है उन्होंने यहाँ अपने ऑफिस बनाए थे, इसलिए जो इन्हें प्रेसिडेंसी बोला जाता था। मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी। तो ये परमानेंट सेटलमेंट के अंदर 1973 में जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई। जमींदारी प्रथा यानी गवर्नर ने क्या करा कि हम जो है मैं जमींदार बना देता हूँ, और वो जमींदार जो है वो उस जमीन का मालिक बन जाएगा, यानी उसी के नाम से वो जमीन हो जाएगी। 10 साल के लिए जो है वो जमीन उसे मिल जाएगी। उसमें से जो भी उपज हो रही है उसका 89% टैक्स जो है उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा कराना था, और 11% जो थे वो जमींदार अपने पास रखते थे। इसमें क्या हुई? दो चीज हुई। एक तो जमाखोरी बढ़ी। जो जमींदार थे उन्होंने जो है अपने, यानी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि जो हमारे पीसेंट है उनकी स्थिति क्या होगी, जो हमारे फार्मर्स है उनकी स्थिति क्या होगी। उन्होंने अपनी लाइफ का एक ही मतलब रखा कि भाई ये जो है हमारी जमींदारी प्रथा है, जमीन हमारे हाथ में से नहीं जानी चाहिए। इसलिए वो लोग जो है ब्रिटिशरों के प्रति ज़्यादा लॉयल हो गए, यानी उन्होंने ब्रिटिशरों का सोचा और हमारे इंडियन फार्मर का नहीं सोचा। इसलिए ये जमींदारी प्रथा में जो हमारे फार्मर की दशा थी वो बद से बदतर हो गई। क्यों बद से बदतर हो गई? कि जमींदार लोग जो है वो ये बात नहीं समझते थे कि इस बार चलो बाढ़ आई है या इस बार सूखा पड़ा है तो हम जो है इनसे रेवेन्यू ना लें। ये बाय हुक एंड क्रूक इनको जो है रेवेन्यू लेना ही पड़ता था, और वो ब्रिटिशरों को 89% देते थे और 11% जो है वो खुद रखते थे। इस वजह से जमींदार जो है वो ज़्यादा पैसे वाले होने लगे।
फिर ब्रिटिशरों ने दूसरा लॉ क्या लाए थे, सनसेट कंडीशन। ब्रिटिशरों ने सनसेट कंडीशन वाला लॉ लाए थे कि एक जो उन्होंने दिन तय करा है, डे उन्होंने जो तय करा है, उस डे के सनसेट तक जमींदार ने पैसा ना दिया, रेवेन्यू ना दिया, तो जमींदार की जमीन नीलाम हो जाती थी, यानी वो उस जमीन का मालिक नहीं रहता था। इसलिए भी जो है जमींदार जो है किसी भी तरह से फार्मरों के पास से पैसा ले लेते थे। और टैक्स अमाउंट जो है ब्रिटिशरों ने फिक्स रखा था, फिक्स यानी 89% जो है वो ब्रिटिशरों के पास जाता है। तो सोचो 89% यानी कितना बड़ा अमाउंट हुआ। तो इतना बड़ा अमाउंट जब ब्रिटिशरों के पास जाता था तो हमारे फार्मर्स जो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे थे, कड़ी धूप में सब उसमें, तो उन्हें उनका कुछ बेनिफिट नहीं मिला था। अल्टीमेटली वो जो है बेचारे पुअर के पुअर ही रहे। तो ये जमींदारी प्रथा जो है वो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सोचा था कि चलो ये इस प्रथा से जो है सब अच्छा हो जाएगा, पर ये प्रथा जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं निकली। इस वजह से जो है जमींदारों ने ज़्यादा पैसा बनाया और अपना ही सोचा। और जमींदारों ने दूसरा क्या करा कि ये ज़्यादा लॉयल हो गए ब्रिटिशरों के लिए। इन्होंने हमारे देश में हमारे फार्मरों के लिए नहीं सोचा, पर ये किसके लिए सोचने लगे, ये ब्रिटिशरों के लिए सोचने लगे। तो ये जमींदारी प्रथा जो थी वो हमारे इंडिया के लिए इतनी अच्छी नहीं थी। अब परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो आता है वो रेओटवाड़ी सिस्टम। रेओटवाड़ी सिस्टम मीन्स डायरेक्ट, रेओट का मतलब जो है वो पीसेंट या फार्मर, यानी किसान और फार्मर को जो है वो रेओट बोला जाता है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा कि अब गवर्नमेंट ने जो है डायरेक्ट, यानी कोई बीच में एजेंट नहीं चाहिए, कोई जमींदार नहीं चाहिए, कोई जागीरदार नहीं चाहिए, सीधा लैंड टैक्स किससे वसूलेगी, तो किसानों के पास से। कोई मीडिएटर बीच में नहीं होना चाहिए। तो इसे जो कहा जाता था वो रेओटवाड़ी सिस्टम कहा जाता था। और ये किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो ये थॉमस मुनरो ने इंट्रोड्यूस करा था 1820 से 1827 तक। और ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, तो मुंबई एंड मद्रास प्रेसिडेंसी, सिंध एंड आसाम, इतने हिस्सों में जो है वहाँ पर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। दूसरे हिस्सों में इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं करा कि वहाँ जो है परमानेंट सेटलमेंट यानी जागीरदारी सिस्टम जो है वो बराबर तरह से चल रही थी। इसलिए हमारे देश के इन हिस्सों में जो है वो ये रेओटवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, पर अनफॉर्चुनेटली ये भी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसके पीछे का क्या रीज़न था, भले इसमें कोई बीच में एजेंट नहीं था, जमींदार नहीं था, पर इसमें भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, सिर्फ अपना फायदा सोचा कि उन्होंने क्या करा, द परसेंटेज ऑफ टैक्स वाज वेरी हाई। उन्होंने रेओट के पास से जो है टैक्स के परसेंटेज सबसे ज़्यादा हाई रखे। अब हमको पता है कि हमारा देश जो है वो टोटली डिपेंड था उस टाइम भी और इस टाइम भी रेन पर और सब पर डिपेंड है। रेन अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, पर हमारे रेओट जो ऑलरेडी इतने पुअर थे पहले से, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपने लैंड में अच्छा कल्टीवेशन कर सके। और वो अच्छा कल्टीवेशन करने के लिए अनफॉर्चुनेटली रेओट को जो है वो महाजनों के पास से उधार पैसे लेने पड़ते थे। और जब वो उधार पैसा ना चुका पाए तो इस स्थिति में क्या होता था कि उनकी लैंड जो वो सीज हो जाती थी, यानी जिन महाजनों के पास से उन्होंने पैसा लिया था वो महाजन जो है वो उनकी जमीन हथिया लेते थे किसी भी तरह से, अंगूठा लगा के, साइन करके, कुछ भी करके। यानी 400 BC जो है वो इस रेओटवाड़ी सिस्टम में सबसे ज़्यादा फली। अब किसान जो था वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसके दिमाग में एक ही बात थी, कुछ भी करके जो है उन्हें अंग्रेजी सत्ता को इतना टैक्स देना ही है, जो भी हो, चाहे बारिश हो या ना हो। और टैक्स देने के लिए बहुत बार उसे अपने जेवर और अपने घर के बर्तन भी बेचने पड़ते थे। अंग्रेज जो है वो ये बात नहीं समझते थे कि इस बार सूखा पड़ा है या इस बार चलो अच्छी बारिश हुई है, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ मतलब अपने पैसे से था। कुछ भी हो, हमको हमारा रेवेन्यू चाहिए। तो वो रेवेन्यू भरने के लिए जो हमारा किसान था वो बेचारा महाजनों के पास से लोन लेता था, और जब वो लोन ना चुका पाए
तो महाजन जो थे उनकी लैंड जो है वो सीज कर लेते थे, यानी उनकी लैंड पर जो है कब्जा कर लेते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रेवट वाली सिस्टम भी फेल हुआ और जमींदारी सिस्टम भी फेल हुआ। दोनों में क्या हुआ, दोनों में शोषण तो जो है हमारे फार्मरों का हुआ। फार्मरों की स्थिति बद से बदतर हो गई और हम सभी को पता है कि 200 साल के शासन में, ब्रिटिश के 200 साल के शासन में जो है हमारे इंडिया में हमारे फार्मरों की दशा सबसे ज्यादा खराब थी। फार्मरों के लिए किसी ने भी कुछ भी नहीं सोचा। ब्रिटिशरों का मोटिव सिर्फ एक ही था, कुछ भी हो हमको हमारा रेवेन्यू चाहिए। तो इसलिए उन्होंने 3 सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जमींदारी प्रथा, रयोटवाड़ी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम इसके बाद में समझाती हूँ, पर ये 2 सिस्टम जो है उस पर से हमको ऐसा आइडिया तो आ जाता है कि उस टाइम जो हमारे फार्मर्स थे, जो पीसेंट थे, उनकी स्थिति सच में बहुत खराब थी। उनकी हालत, वो अनाज पैदा करने वाले, उनकी हालत ऐसी थी कि उन्हें ही खाने के लिए अनाज नहीं मिलता था। अब थर्ड आता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी मीन्स विलेज। तीसरा परमानेंट सेटलमेंट जो था वो महलवाड़ी सिस्टम, और ये किसने इंट्रोड्यूस करा था, तो ये पॉल मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस करा था 1822 में। और कहाँ पर इंट्रोड्यूस करा था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। अब इसमें क्या था, इस सेटलमेंट में रेवेन्यू तो देना ही था, पर रेवेन्यू 5 से 6 विलेज मिलकर देते थे। हमने पहले देखा, पहले जो है जमींदार लेते थे, उसके बाद किसान खुद देता था, और तीसरा ये महलवाड़ी सिस्टम जो है उसमें क्या था, उसमें 5 से 6 विलेज मिलकर रेवेन्यू देते थे। रेवेन्यू की अमाउंट उतनी ही जितने ब्रिटिशरों ने कंसीडर करी थी, पर ये 4 से 5 विलेज मिलकर देते थे। अब इसमें भी सेम परिस्थिति यही हुई कि रेवेन्यू भरने के लिए जो है वो पीसेंट को लैंडलॉर्ड के पास, दूसरे महाजनों के पास से जो है वो पैसा उधार लेना पड़ता था, और जब वो पैसा नहीं दे पाते थे तो अल्टीमेटली उनकी जमीन जो है वो महाजनों के पास चली जाती थी। पर इस तरह से जो है हमारे इंडिया में मोस्टली जमीन पर महाजनों का कब्जा हो गया था, बिकॉज महाजनों ने ये सीज कर दी थी। पैसा नहीं मिलने पर रेवेन्यू तो उन्हें देना ही था, और जब वो पैसा नहीं निकाल पाते थे तो उन्हें अपनी जमीन जो है महाजनों के पास रखनी पड़ती थी, और महाजनों को भी पैसा देना पड़ता था, यानी डबल मार पड़ती थी। वो ब्रिटिशरों को भी पैसा दे रहे थे और वो महाजनों को भी पैसा दे रहे थे। तो इस परिस्थिति में जो है हमारा किसान बद से बदतर हालत में चला गया। उसे अपने खाने के लिए भी कुछ अनाज ना बचा और अपने लिए भी पैसे ना बचे। वो जितना कमा रहा था वो सारा जो है वो अभी सभी को देने में ही जा रहा था। तो ये महाजन, ये महावाड़ी सिस्टम है वो भी फ्लॉप भी हुआ, और ऐसा कहा जाता है कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, जो क्रांति हुई, 1857 में जो क्रांति हुई वो इसी वजह से हुई है कि ये किसान ये सब इतने ज़्यादा ब्रिटिश रूल से परेशान हो गए थे कि उन्होंने फाइनली जो है ब्रिटिशरों के खिलाफ विद्रोह करा। अब इसके बाद के लेसन में जो है हमको रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही पढ़ना है, और वो रिवॉल्ट करने वाले भी कोई राजा महाराजा नहीं थे। सबसे पहले ये किसानों ने, जमींदारों ने, जागीरदारों ने, उन्होंने ही जो है ये रिवॉल्ट शुरू करा था। और उसका रीज़न ही ये था कि भाई उन्होंने, देखो परमानेंट सेटलमेंट में मैंने आपको बताया कि जमींदारी प्रथा थी, उसमें उन्होंने जमींदारों को भी बांध दिया था कि सनसेट से पहले जो है, जो हमने डेट दी है उसके सनसेट से पहले आपको हमारा पैसा दे देना है। आपने पैसा नहीं दिया तो आपकी ज़मीन जो है वो हम बेच देंगे। तो इस तरह से जो है जमींदारों की ज़मीन भी बिक रही थी। तो वो सब में जो है ब्रिटिशरों के खिलाफ जो है वो बहुत ज़्यादा क्रोध पनप रहा था। और फाइनली इस दशा के बाद जो है रिवॉल्ट 1857 का रिवॉल्ट शुरू हुआ, और इस हमको 1947 में जाकर हमको जो है आज़ादी मिली। अब देखो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में शुरू हुआ। इसमें 3 चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, जमींदारी, रयोटवाड़ी और महाजनवाड़ी। तीनों जो है फ्लॉप हुई। तीनों में जो है हमारा इंडियन फार्मर जो है उसका शोषण ही हुआ, और इंडिया बिकम पुअर एंड बैंकक्रप्ट। इंडिया जो है वो
गरीब हुआ और उसके ऊपर विदेशी बैंक का कर्जा भी चढ़ गया। अब वॉरेन हेस्टिंग was the given the job of collecting revenue। वॉरेन हेस्टिंग जो था उन्हें रेवेन्यू कलेक्शन करने का चार्ज सौंपा था, इसलिए उन्हें कलेक्टर भी बोला गया। और ही ऑल्सो फंक्शन एज अ जज, उन्होंने जो है जज का फंक्शन भी किया। जज का फंक्शन यानी क्या, देखो आपको पता है कि हमारा जो भारत था वो छोटे छोटे गांवों में ही बटा हुआ था। तो जब किसी भी दो इंसानों के बीच में लड़ाई होती थी तो उसका सॉल्यूशन जो है वो पंचायत लाती थी। पर इनके शासन में जो है वो खुद जज बने यानी पंचायती राज का भी इन्होंने जो है वो खात्मा करा। इन्होंने सारे डिसीजन लिए, यानी पंच और पंचायती राज जो है उसका कोई वैल्यू इनके शासन में नहीं रही। अब देखो ऐसा कहा जाता है हिस्ट्री में कि ये जब ये 3 सेटलमेंट आए थे तब हमारे देश में बड़े बड़े दुकाल भी आए थे, ड्राफ्ट भी पड़े थे। तो उस टाइम जो है बहुत सारे संख्या में हमारे किसान और वहाँ के लोग मरे थे, पर ब्रिटिशरों ने उनके लिए जरा भी सहानुभूति नहीं बताई। उन्होंने उनके लिए जरा भी मन में जो है ऐसा नहीं रखा कि ये मेरे यानी ये जो है हमको पैसा कमा के दे रहे हैं तो हम उनके लिए थोड़ी सी अपनी सहानुभूति बताए, पर उन्होंने जो है इनका पूरा शोषण करा। आपको मैं बता दूं, बंगाल फेमिनाइन सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। बंगाल में जब अकाल पड़ा था वो कब पड़ा था, 1770 में। तो उस टाइम जो है इतनी खराब हालत हो गई कि किसान तो मरे थे, उसके साथ बहुत सारे लोग भी मरे थे भूख मरे की वजह से। उस टाइम स्थिति इतनी खराब थी कि लोगों को खाने के लिए भी नहीं मिल रहा था। इस वजह से जो है वहाँ लोगों की मृत्यु फटाफट हो गई थी। उसके बाद उड़ीसा में भी सेम टू सेम ऐसा वाला 1866 और 67 में वहाँ पर भी जो है फेमिनाइन आया था। फेमिनाइन यानी सूखा पड़ा था। अब हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश पहले से ही है और बारिश पर ही डिपेंड है। जब बारिश अच्छी नहीं होगी तो जो है फसल किसान जो है अपनी फसल नहीं उगा पाएगा और बेचारा जो था दबा हुआ था बोझ के नीचे की रेवेन्यू तो उनको देना है। इस वजह से जो है वो महाजनों के पास पैसा उधार लेते थे और पैसा नहीं चुकाने की अवस्था में जो है महाजन की जमीन हथिया लेते थे। तो एक तरह से देखा जाए तो ये परमानेंट सेटलमेंट जो था वो हमारे इंडिया को जो है अंदर अंदर से खाने का ही काम कर रहा था। यानी उन्होंने ब्रिटिशरों ने सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा सोचा, अपने बारे में सोचा कि 89% हमको रेवेन्यू चाहिए और चाहिए। और ये सब शुरुआत कैसे हुई, तो इन सब की शुरुआत जो है जब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हमारे राजा जो है हारे और उनके हाथ में ब्रिटिशरों के हाथ में दीवानी राइट्स चले गए। उसके बाद से जो है हमारे इंडिया की ऐसी दयनीय हालत इतना हमारा भारत का किसान जो है वो 200 साल में उसका पूरा शोषण हुआ। तो ब्रिटिशरों के राज में जो है हमारी फार्मिंग तो जो था वो सब लॉस ही था, पर इनके साथ साथ हमारी इंडस्ट्रीज में भी बहुत बड़ा लॉस हुआ। ब्रिटिशरों ने क्या करा, क्यों हमारी भारतीय इंडस्ट्रीज जो है वो ब्रिटिशरों के शासन में इतनी डाउन चली गई, उसका क्या रीजन था। तो ब्रिटिशरों ने क्या करा, देखो ब्रिटिशर इम्पोज द पॉलिसी ऑफ वन वे फ्री ट्रेड इन इंडिया। अब ब्रिटिशरों ने जो उनको पता है कि हमारे इंडियन जो कैश क्रॉप, आपको कैश क्रॉप यानी मैं बता दूं क्या, जैसे हमारा जूट है, कॉटन है, नील है, ये सब जो हमारी कैश क्रॉप थी, यानी इसको बेचकर जो है फार्मर पैसा कमा सकते थे। पर उन्होंने क्या करा, ये कैश क्रॉप जो है उस पर इतना सारा टैक्स लगा दिया कि फार्मर जो है वो हमारे इंडियन व्यापारी को वो चीज़ सस्ते दाम में नहीं बेच सकते थे। ब्रिटिशरों ने क्या करा कि वो चीज़ जो है अपने लिए खरीदी और उसे भेजा विदेश में, यानी उनके अपने देश में ब्रिटेन में भेजा। और ब्रिटेन में वही चीज़ों से जो है उन्होंने सामान बनाया और वो सामान इंपोर्ट करा हमारे इंडिया में, जिस वजह से जो है उसका सस्ते दाम में वो चीज़ बिकने लगी। यानी इन शॉर्ट देखो उन्होंने क्या करा कि हमारे देश में से हमारा माल ही लेकर वहाँ पर विदेशी कारखानों में बनाया और वो चीज़ जो है वो यहाँ सस्ते दामों में बेची। इस वजह से क्या हुआ कि हमारे इंडियन आर्टिस्ट जो थे, हमारे इंडियन आर्टिस्ट जो अपने
हाथों से सब चीज बनाते थे उनकी कीमत जो है वो डाउन हो गई। और वो क्यों डाउन हो गई? हम हाथ से बनाएंगे तो उस चीज का भाव हमेशा ज्यादा होता है, और वही चीज जब स्टॉक में कारखाने में बनती है तो वो चीज हमें सस्ती पड़ती है, बराबर। तो ब्रिटिशरों ने ये नीति अपनाई कि जो है हमारा माल उस पर उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी, बराबर। इसलिए जो है हमको हमारे भारतीयों को ही वो चीज जो है सस्ती ना मिले, और फिर वो चीज जो है उन्होंने विदेश भेजी, ब्रिटेन भेजी। ब्रिटेन के कारखानों में वो सारी चीजें तैयार हुई और फिर वो जो है हमारे इंडिया में आकर उन्होंने उसे सस्ते दामों में बेचा। फिर दूसरा है ग्रेजुअली डिसअपीयरेंस ऑफ इंडियन रूलर एंड देयर कोड। अब दूसरा जो है ये आपको मैं बता दूं कि ये जब ब्रिटिशरों ने इतने सारे हमले एक साथ बोल दिए थे, तो उस टाइम जो राजे रजवाड़े थे उनकी परिस्थिति भी इतनी अच्छी नहीं रही थी कि वो जो है ये व्यापारियों के पास से चीज ले पाए। उसका क्या मेन कारण था कि भाई राजे रजवाड़े जो थे उनके पास पैसा नहीं बचा था। अब बिना पैसे वो क्या किसी को दे, तो ये जो है एक रीजन ये भी माना जाता है कि राजे रजवाड़ों के पास अब पैसा नहीं रहा था, इसलिए वो जो है ये हमारे इंडियन आर्टिस्टों के पास से कुछ भी चीज नहीं ले सकते थे। फिर थर्ड, फोर्स डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इन्होंने फोर्सफुली जो है ब्रिटिशरों ने फोर्सफुली जो है हमारे कारखानों को बंद कर दिया। अभी हमारे भारत में जो है जनरली हस्तकला सबसे ज़्यादा फेमस थी, हाथों से बनी हुई चीज़ जो है सबसे ज़्यादा फेमस थी, पर हाथ से बनाने में और फैक्ट्री में बनाने में दोनों में अंतर पड़ता है। अब हाथ से बनाने में हमको मजदूर ज़्यादा चाहिए, और वही चीज़ जब फैक्ट्री में बनेगी तो वो काम मशीन करेगी, यानी इस वजह से जो है हमारे इंडिया में जो नौकरी मिलने की जो चांसेस थे वो भी डाउन हो गए, क्योंकि जो इंसान काम कर सकते थे उसकी जगह जो है मशीन होने लगी। फिर है द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन, यानी अब देखो ब्रिटेन जो है हमारा कच्चा माल ले जाता था और वो वहाँ पर सारी चीज़ें बनाता था। अब ये चीज़ देखकर दूसरे देशों को भी इच्छा हुई कि हम जो है इंडिया के साथ ट्रेड करें, पर ब्रिटिशरों की नीति के अनुसार जो है वो उन्होंने इतना सारा टैक्स लगा दिया कि इंडिया के साथ कोई दूसरा जो है वो व्यापार कर ही नहीं सका। उनको व्यापार करने के लिए ब्रिटेन वालों की परमिशन लेनी पड़ती थी, यानी सीधे सीधे जो है सारा पैसा जो है वो ब्रिटिशरों की झोली में जाता था और हम इंडियंस जो है वो जहाँ के तहाँ ले जाते थे। फिर डिस्टेंस इन एग्रीकल्चर सेक्टर, अब ये जो है देखो ये इतनी इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट करे, जमींदारी लाए, रयोटवाड़ी लाए, महलवाड़ी लाए, तो इन सब से क्या हुआ कि हमारा फार्मर पुअर से भी पुअर हो गया। तो अल्टीमेटली उन्होंने क्या करा, खेती करना छोड़ दिया और वो जो है वो अब नौकरी की तरफ भागे, पर अनफॉर्चुनेटली जो है उनको वहाँ पे नौकरियाँ भी नहीं मिली। यानी ऐसा देखा जाए कि ब्रिटिशरों के शासन में जो है हमारे इंडिया की हालत एकदम ही खराब हो गई थी, तो ये बोलना भी जो है वो गलत बात नहीं होगी। ब्रिटिशरों ने सब जगह अपना फायदा चलाया, अपना सोचा, हम इंडियंस का कंप्लीट शोषण करा। देखो आपको मैं बता दूं, ब्रिटिशरों ने जो ये रेलवे सिस्टम लगाया था उसमें भी जो है कंपनी वालों ने पैसा लगाया था, और अब इस टाइम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी वालों के हाथ में बागडोर नहीं रही थी। अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में सब ले लिया था, बराबर। यदि सीधे सीधे डील जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी, सीधा सीधा पैसा जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जा रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी का वो तो मर्चेंट ने बनाई थी, ब्रिटेन के मर्चेंटों ने मिलकर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। पर जब भारत में से इतना ज़्यादा पैसा आने लगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, और अब सीधा सीधा इंटरफियर जो था हमारे इंडिया में ब्रिटेन गवर्नमेंट का चलने लगा। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या करा कि हमारे जो कैश क्रॉप थे उन्हें जो है खरीदना शुरू करा, और अपने देश में जाकर वही चीज़ जो है वहाँ से उन्होंने सारी चीज़ें बनाई और उसे इंपोर्ट करा। अब देखो आप बोलोगे मैडम उन्होंने खरीदना शुरू करा, तो मैं आपको बता दूँ ट्रेड जो है वो सिर्फ अकेला ब्रिटेन नहीं कर रहा था, मतलब ब्रिटेन के अलावा बहुत सारे दूसरे देश भी थे जो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे थे, पर उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि दूसरे देश वाले जो है वो हमारा कच्चा माल नहीं ले सकते थे। इसलिए सीधा सीधा हमारे जो फार्मर्स थे उन्हें यहाँ पर भी मार पड़ी, और यहाँ पर भी वो जो है बेचारे पीछे पड़े। जब आपका कच्चा माल है, आपका कोई माल 2 रुपये में
बन रहा है, पर आप उस पर इतने ज़्यादा टैक्स डाल दो, वही 2 रुपये की चीज़ आप 20 रुपये या 25 रुपये में मार्केट में बेचोगे तो वो कोई भी आपसे नहीं लेगा। पर वही चीज़ बनी बनाई जब आपको 5 रुपये में तैयार मिल रही है तो कोई भी जो है वो ये सोचेगा कि हम 5 रुपये में तैयार चीज़ें ले लें। तो ब्रिटेन ने जो है ये पॉलिसी अपनाई और इस वजह से जो है हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज भी अल्टीमेटली जो है खड्डे में चली गई। तो ये 5 मेन रीज़न है हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज को खड्डे में डालने के लिए, जो ब्रिटिश के साथ। तो अब मैंने फाइनल देखो, मैं आपको फाइनल पॉइंट्स जो है वो हमारे इस लेसन के बारे में वापस से मैं बता देती हूँ कि देखो ये जो है दीवानी राइट्स जब ब्रिटिशरों के हाथ में चला गया तो उसको पूरी सत्ता मिल गई कि वो जो है लैंड रेवेन्यू ले सके और उन्होंने लैंड रेवेन्यू का इतना ज़्यादा हिस्सा अपनी तरफ लिया कि हमारे फार्मर्स जो है वो पुअर से भी ज़्यादा पुअर हो गए और इस वजह से जो है वो ये अपने सारे फार्मरों की जमीन जो है वो महाजनों के पास गिरवी रख दी और वो जो है बेचारे ज़्यादा जो है वो कर्जे में डूब गए। इसके बाद जो है हमारी इंडस्ट्रीज जो है इंडियन इंडस्ट्रीज है उसका भी नाश हो गया। नाश ऐसे हुआ कि भाई जब हमको पता है कि हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सब हैंडमेड चीज़ें बनाते थे, पर जब फैक्ट्रियों ने इसकी जगह ले ली तो हाथ से काम करने वाले लोग जो है वो बेकार हो गए और इस वजह से जो है उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इन शॉर्ट में आपको ये सारी बातें एक बार बता रही थी। देखो और देखो फिर ये रिफॉर्मर जो ब्रिटिशरों ने जो चेंजेस लाए, ब्रिटिशरों ने अच्छी बातें भी करी, जैसे देखो उन्होंने सती प्रथा बंद करवाई, फिर बाल विवाह बंद करवाया, फिर विधवाओं के मैरिज उन्होंने वापस करवाए। पर इससे जो है एक समुदाय तो खुश हुआ, एक एरिया तो जो है वो चलो खुश हुआ क्या कि अच्छी चीज़ हो रही, पर दूसरा समुदाय जो है वो ऐसा सोचने लगा कि ब्रिटिशर जो है वो हमारी संस्कृति पे हमारी चीज़ों में दखल कर रहे हैं। इसलिए 2 वर्ग यानी 2 हिस्से जो है वो पड़ गए। एक जो सोच रहा था कि ये चीज़ अच्छी हो रही है और दूसरा ऐसा सोच रहा था कि ये चीज़ जो है वो अच्छी नहीं हो रही है। और धीरे धीरे वो क्या सोच रहे थे सोशल रिफॉर्मर्स, ये सोशल लोग क्या सोच रहे थे कि ब्रिटिशर जो है हमको हमारा धर्म छोड़कर जो है वो क्रिश्चियन बना रहे हैं। यानी ये भी बात जो है उस टाइम हमारे देश में उठी थी। अब देखो पीपल बिलीव दैट इंडियन सोशल सिस्टम वॉज deliberately undermined in railway and the military. As order was passed in Agra that every Indian had to salute the British. If this was not done, it was considered a crime liable for punishment. है ना? तो देखो अभी जब ब्रिटिशरों के हाथ में सब सत्ता आ गई तो ब्रिटिशरों ने क्या करा कि होल एंड सोल जो है वो हम ही आपके हैं, तो हमारी आर्मी या कुछ भी पास हो तो आपको हमारी आर्मी और सबको सैल्यूट करना है। ये चीज़ भी जो थी वो इंडियंस को पसंद नहीं आई थी। फिर देखो इंडियन हैंडलूम सप्लाई क्लोथ टू मार्केट ऑफ द यूरोप एंड एशिया। यूरोपियन ट्रेडर कम टू इंडिया फॉर बिजनेस। Indian jute, silk, wool and cotton were in high demand in European market. Muslin of Dhaka was world famous. यानी हमारे इंडिया का ये जूट और सिल्क और वूल और जो कॉटन है वो हमारे यूरोपियन बाजार में सबसे ज़्यादा इसकी डिमांड थी। देखो मैंने आपको बता दिया कि उस पर उन्होंने क्या करा कि बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी थी। इस वजह से जो है ट्रेडर्स हमारे साथ ट्रेड यानी डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो वो यही बात हुई कि भाई चलो हमारा सामान है हम बेचना चाहते हैं, तो उस पर ब्रिटिशरों ने ड्यूटी इतनी लगा दी है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। अब ये चीज़ वर्ल्ड फेमस है, पता है, तो वर्ल्ड फेमस होने पर जो है सब हमारे देश में ये लेने आएंगे। यानी ये कैश क्रॉप बोली जाती थी। कैश क्रॉप यानी इसको बेचकर फार्मर को सीधा पैसा मिलता था, पर उस पर भी जो है एक तरह से ब्रिटिशरों ने जो है बैन कर दिया। कैसे बैन करा, तो उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा जो है एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी इस वजह से। फिर इंडियन कम्युनिटी लाइक सॉल्ट, प्लम, शुगर एक्सेट्रा was also exported बराबर, तो ये सब भी जो एक्सपोर्ट होता था। फिर their unjust rule made Indian cloth closely in Indian market. So Indian textile, cottage and handicraft industries could not compete with compared with British industries। देखो अब हमारा इंडियन इंडस्ट्रीज किस लिए कम्पीट नहीं कर पाई भैया, किस लिए वो ब्रिटिशरों के सामने नहीं टिक पाए, तो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या करा कि
कि वो सब जो है वो कारखाने में बना रहे थे और हमारे इंडियन सही चीज़ हाथों से बना रहे थे। हाथों से बनी हुई चीज़ का भाव ज़्यादा होता है और कारखाने में बनी हुई चीज़ का भाव कम होता है, इसलिए इन शॉर्ट जो है हमारी चीज़ें नहीं चल रही थी और ब्रिटिशरों की जो चीज़ें वो धड़ल्ले से सब बेच रहे थे। Many Indian industries like silk, glass, paper, minerals, shipbuilding etc. were run, यानी ये सारी जो है वो तहस नहस हो चुकी थी। फिर lakhs of the people lost their jobs and many people become poorer and poorer। इस वजह से ये ब्रिटिशरों ने जो अपने कारखाने लगाए, इस वजह से जो है लाखों लोगों की जॉब चली गई थी और लोग गरीब से भी गरीब होते जा रहे थे। फिर 1834 में जब इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ तो वो भी बात जो है थोड़े संप्रदाय को पसंद नहीं आई कि भाई जो आप इंग्लिश एजुकेशन क्यों चला रहे हो। आपको मैंने इसके अर्ली वीडियो में बताया था कि उन्होंने 3 यूनिवर्सिटी बनाई थी ना और इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करा था, तो थोड़े लोगों ने तो इसका साथ दिया और थोड़ों ने जो है वो वापस वही वादा उठाया कि हमको ये एजुकेशन नहीं चाहिए, है ना। और ये किसने स्टार्ट करा था, तो लॉर्ड मैक्यूलर ने जो है वो ये स्टार्ट करा था। और महात्मा गांधी जी इस पे क्या बोले थे, टू गिव मिलियंस अ नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज एंड सॉल्व है, बराबर। विद इंग्लिश एजुकेशन द ब्रिटिश गवर्नमेंट गॉट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर हु न्यू इंग्लिश। अब जो ब्रिटेन वालों ने इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट करा तो वो लोग जो है वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क जो है वो हमारे इंडियंस को देने लगे। पर कैसे देने लगे भाई, ऐसा नहीं है कि उनको पूरी पगार मिलने लगी। देखो आपको पता है जब इन्होंने अपनी आर्मी यहाँ पर लाया तो उनकी आर्मी में जो है वो हमारे इंडियन सैनिक भी रहते थे। उनकी आर्मी वालों को 100 रुपया मिलता था पगार और हमारी आर्मी वालों को 7 रुपीज़ मिलता था, यानी कितना बड़ा अंतर उन्होंने रखा, बराबर। However, this education also developed nation emotion among Indians, बराबर है ना। In 1853, the British government start railway in India for quick transportation of army। ब्रिटिश वालों ने जो है 1853 में रेलवे का सिस्टम चालू करा। वो किस लिए करा भाई, कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर्मी, यानी आर्मी को एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए उन्होंने जो है रेलवे सिस्टम शुरू करा। In 1854, British government start modern system of telegraph and post in India। इन्होंने जो है 1857 में पोस्टल सिस्टम भी शुरू करा। ये सब जो है मैंने आगे के वीडियो में आपको समझा दिया था जब सब्सिडारी लाइन समझाया था तब, है ना। तो ये सारी चीज़ जो है उन्होंने ब्रिटिशरों ने हमारे देश में करी। The reforms were introduced by the British for their benefit, but the benefit Indians too। But still, those reforms become a blessing as the emotion of the nationalism was included in the mind of India, है ना। तो देखो यही बात हो गई कि ये जो है ब्रिटिशरों ने हमारे बेनिफिट के लिए करा था, पर हमारे इंडियंस जो है उसको बेनिफिट नहीं मान रहे थे। वो एक तरह से यही सोच रहे थे कि ये जो है हमारे देश का बंठा डाल हो रहा है ना। तो ये जो है उन्होंने इतने काम जो है हमारे ब्रिटिशरों ने हमारे देश में करे। और एक तरह से देखा जाए तो ब्रिटिशरों के शासन में जो है हमारे फार्मरों की हालत एकदम ही बेकार थी, एकदम ही दयनीय थी। हमारी इंडस्ट्रीज जो थी वो भी डाउन थी। और दूसरी तरफ देखा जाए तो ब्रिटिशरों ने जो है थोड़ी अच्छी बातें भी हमारे देश के लिए करी, जैसे सती प्रथा बंद करवाई, बाल विवाह बंद करवाए। तो ये सारे बेकार चलन हमारे भारत में चल रहे थे वो भी उन्होंने बंद कराया। फिर उन्होंने जो है इंग्लिश एजुकेशन हमारे देश में स्टार्ट करा, यूनिवर्सिटियाँ बनाई। तो इन शॉर्ट इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो था वो ये था। और ये चैप्टर जो है ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे पूरा होता है। इसके बाद जो टॉपिक उठाना है वो हमको रिवॉल्ट ऑफ 1857 पढ़ना है। इसमें जो है क्रांति 1857 की जो क्रांति उस बारे में पढ़ना है। तो इस चैप्टर में इतना पढ़ने जैसा था वो आपको मैंने समझा दिया। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है हमारे देश में ब्रिटिशर व्यापार करने आए और व्यापारी होते हुए धीरे धीरे जो है उन्होंने कैसे अपने शासन करा और कैसे वो जो है वो सारे अलायंस लाए, है ना। तो ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी आई होप। और ये लेसन यहाँ पे फिनिश होता है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर और जो टॉपिक है वो मैं आपको बाद में बता दूँगी।